स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलते हैं आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं मीनू शर्मा, आपको बताऊंगी बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से टेलीकॉम दरें बढ़ाए जाने का फायदा सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन से प्राइवेट कंपनियों ने मोबाइल दरें बढ़ाई हैं, तब से लेकर अब तक बीएसएनएल 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे ग्राहक जोड़ चुका है जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों की सेवा को छोड़ा और अपना नंबर बीएसएनएल पर पोर्ट करवाया। टेलीकॉम कंपनियों ने 3 से 4 जुलाई से बढ़ी हुई टेलीकॉम दरें लागू की थी। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने दरों में 11% से लेकर 25% तक बढ़ोतरी की है। टाटा समूह अपनी 2 एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की ओर बढ़ रहा है। इस बीच कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए एक बार फिर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस लेकर आ रही है। 2.5 साल में ये तीसरा मौका है जब एयर इंडिया अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम लेकर आई है। ताज़ा वीआरएस स्कीम में एयर इंडिया की उड़ान सेवा के अलावा अन्य विभागों के वो स्थायी कर्मचारी शामिल होंगे जो कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम कर चुके हैं। इसके अलावा कंपनी के साथ 5 साल से कम समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम यानी वीएसएस भी लेकर लाई गई है। कर्मचारियों को वीआरएस और वीएसएस में आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये आबकारी नियमों के खिलाफ है। मेट्रो ट्रेन एनसीआर में चलती है जो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों को भी जोड़ती है। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आबकारी अधिनियम के अनुसार रम, वोडका और विस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन में किसी भी व्यक्ति को 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। अगर आप घर पर खाना मंगवाते हैं तो आपकी जेब अब और ज़्यादा ढीली होने वाली है। फूड एग्रीगेटर कंपनियों स्विगी और जोमेटो ने हाल ही में ग्राहकों के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क में 20% बढ़ोतरी की है और रेस्टोरेंट का मानना है कि ये कंपनियां आगे चलकर प्लेटफॉर्म शुल्क में और बढ़ोतरी कर सकती है। रेस्टोरेंट्स का मानना है कि ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्विगी और जोमेटो की तरफ से प्लेटफॉर्म शुल्क को बढ़ाकर 15 से 20 रुपये किया जा सकता है। फिलहाल दोनों कंपनियां प्लेटफॉर्म शुल्क के तौर पर 6 रुपये पर ऑर्डर चार्ज करती हैं। दक्षिणी राज्य तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों के लिए कर्ज माफी स्कीम लेकर आई है। इसका फायदा राज्य के 70 लाख किसानों को होगा जिनके 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। इस कर्ज माफी स्कीम के लिए शुरुआती दौर में 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख रुपए की कर्ज माफी योजना की शुरुआत 18 जुलाई से कर दी गई है। 1 लाख रुपए की कर्ज राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके बाद जुलाई के अंत में 1.5 लाख रुपए के कर्ज की माफी योजना शुरू की जाएगी। वहीं अगस्त में 2 लाख रुपए के लोन माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि लाभार्थी किसानों के परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। महानगरों के बाद अब छोटे शहरों में भी घरों की कीमतें तेजी से चढ़ रही हैं। रियल एस्टेट डेटा एनालिस्ट कंपनी प्रॉप इक्विटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में टियर 2 श्रेणी में आने वाले देश के टॉप 30 शहरों में घरों की कीमतें 94% तक बढ़ गई हैं। इन शहरों में अमृतसर, मोहाली, चंडीगढ़, देहरादून, सोनीपत, जयपुर, आगरा, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, मैसूर, कोच्चि, रायपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, नासिक, नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार इस लिस्ट में 24 मझोले बाजारों में मकानों की कीमत डबल डिजिट में बढ़ी है, जबकि शेष 6 शहरों में सिंगल डिजिट की ग्रोथ दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 94% की वृद्धि यूपी के आगरा में देखने को मिली। यहाँ घरों के दाम 2019-20 में 3,692 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 7,163 रुपये प्रति वर्ग फुट पहुंच गए।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में अपने फ्लैट का कब्जा न मिलने से परेशान घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया है कि ईएमआई भुगतान को लेकर बैंक, वित्तीय संस्थान या बिल्डर उनके खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई नहीं करेंगे। उनके खिलाफ चेक बाउंस का भी कोई मामला नहीं चलेगा। शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कई मकान खरीदारों की याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाओं में अनुरोध किया गया था कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया जाए कि वो रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा उनके फ्लैट का कब्जा दिए जाने तक ईएमआई न ले। उच्च न्यायालय के याचिकाएं खारिज करने के बाद मकान खरीदारों ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे की जांच करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। देश के 7 प्रमुख शहरों में चालू साल के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून के दौरान ज्यादा मांग की वजह से 4 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री 27% बढ़कर लगभग 8,500 यूनिट पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान ये तकरीबन 6,700 यूनिट थी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी CBRE ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया मार्केट मॉनिटर 2024 की दूसरी तिमाही में बताया कि भारत के लग्जरी घर सेगमेंट में मजबूत बिक्री की गति बनाए रखी है। लग्जरी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में हुई है। इस सेगमेंट के घरों की बिक्री के मामले में 7 प्रमुख शहरों में इन 3 क्षेत्रों की ही हिस्सेदारी करीब 84% है। फिनटेक कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को मार्केट रेगुलेटर सेबी से बड़ा झटका लगा है। सेबी ने साल 2021-22 में एक ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है। इस वार्निंग लेटर में सेबी का कहना है कि साल 2021-22 में 197 कम्युनिकेशन ने पेमेंट बैंक के साथ लेन देन किए, लेकिन इसके लिए ऑडिट कमेटी और शेयर होल्डर्स से मंजूरी नहीं ली गई। रेगुलेटर अब इस बारे में जवाब मांगा है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान देश से 11.02 लाख टन ऑयल मिल का निर्यात दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9% कम है। पिछले साल इसी अवधि में ऑयल मिल का निर्यात 12.10 लाख टन दर्ज किया गया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के मुताबिक इस साल जून के महीने में 3.35 लाख टन ऑयल मिल का निर्यात हुआ, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 20% ज्यादा है। पिछले साल जून में देश से 2.80 लाख टन ऑयल मिल का निर्यात हुआ था। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BV मेहता के मुताबिक पहली तिमाही के दौरान ऑयल मिल के निर्यात में आई गिरावट सरसों मिल और कैस्टर सीड मिल के निर्यात में कमी की वजह से दर्ज की गई। एक तरफ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बरसात की भारी कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में बाढ़ और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तमिलनाडु, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 18 से 20 जुलाई के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बरसात की चेतावनी है। 18 जुलाई को उत्तराखंड के कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। मंडियों में दालों की सप्लाई में हुए सुधार के बाद उनकी कीमतों में नरमी देखी जा रही है और सरकार ने रिटेलर से कहा है कि थोक भाव घटने के बाद वे इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। मंगलवार को उपभोक्ता सचिव निधि खरे ने प्रमुख रिटेल चेन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान ये निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई के दौरान मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने तिमाही नतीजों से सभी को चौंका दिया है। कंपनी के तिमाही नतीजे काफी दमदार रहे हैं। जून में समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 7.1% बढ़कर 6,368 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की आमदनी में भी 3.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 39,315 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी के मुनाफे में 20.1% की गिरावट आई है। हालांकि इसका कारण पिछली तिमाही में टैक्स रिफंड में वृद्धि को माना जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 के रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 3 से 4% कर दिया है। तो फिलहाल ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का हमारा आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।